हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभय नारनोलिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्यास सीरीज़ पर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था पैलियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज। हमने क्या किया था? पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरापाषाण काल और उसके हमने तीनों पार्ट्स कवर किए थे। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। इन तीनों पार्ट्स को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल। आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है। मध्य पाषाण काल जिसका टाइम पीरियड था 10 या 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पुरापाषाण काल कवर किया था, जिसके अंदर तीन पार्ट्स को समझा था: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, इसको हमने इस तरह से समझा था। फिर आज की वीडियो में हम मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों को कवर कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसकी साइट्स को देखेंगे कि कहाँ कहाँ तक मध्य पाषाण काल का प्रसार था, इसकी समय सीमा के अंदर पड़ने वाले औजारों को, स्थलों को, और क्या क्या उस समय तक मानव ने विकास कर लिया था। इस चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। ठीक है। तो जो मध्य पाषाण काल है, जो मध्य पाषाण काल है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। मेसोस यानी कि मध्य, पाषाण, पाषाण को बोला जाता है लिथोस। ठीक है। मेसोस और लिथोस से बन के मिलके बना है ये वर्ड। मेसोस का अर्थ है मध्य और लिथोस का अर्थ है पाषाण। ठीक है। इस काल को अनुपुरापाषाण काल भी बोलते हैं, आद्य नवपाषाण काल भी बोल देते हैं और संक्रमण काल भी बोल देते हैं मध्य पाषाण काल को। ठीक है। जो मध्य प्रदेश का आजमगढ़ है और राजस्थान का बागौर है, दो मध्य पाषाणिक स्थल हैं जहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। इस काल को लघु उपकरणों को सबसे पहले सीएल कार्लाइल ने खोजा था 1867 में विंध्य क्षेत्र में। ठीक है। इस काल के उपकरण थे जो हैं छोटे थे, इसलिए इन उपकरणों को लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथिक बोला जाता है। ठीक है। ठीक है। तो दो वर्डों से मिलके बना है, मेसोस और लिथोस। अनुपुरापाषाण काल और आद्य नवपाषाण काल और संक्रमण काल, तीन इसके नाम दिए गए हैं। मध्य प्रदेश का आजमगढ़, राजस्थान का बागौर दो मध्य पाषाणिक स्थल हैं जहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 10,000 ईस्वी पूर्व से। यहाँ छोटे छोटे उपकरण मिले थे, इसलिए इसको लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथिक एज भी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में जो ये बनी थे, ये कहाँ कौन से आधार पर बने थे? ज्यामितीय आधार पर, जैसे कि चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजामुखी, समलंब चतुर्भुजी, इस बेस पे बने थे। देखे तो धनुष बाण भी इसी काल में आए थे। लकड़ी की डोंगी यानी कि कैनोज, ऐसे ये है लकड़ी की डोंगी या कैनोज, ये भी मध्य पाषाण काल में बनी थी। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम इसी काल में मिलते हैं। ठीक है। जो मानव अस्थि, मनुष्य के शरीर की हड्डियों का ढांचा जो है, वो भी सबसे पहले मध्य पाषाण काल में ही मिलता है। इसी काल में शवों को दफनाने की प्रथा शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। तो आपने क्या देखा? तो लकड़ी की डोंगी, लकड़ी की नाव लगा लो, लकड़ी की नाव,
नाव, अस्थिपंजर, मानव अस्थिपंजर, पंजर, शवों को दफनाना, दफनाना, इसी काल में शुरुआत मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। स्तंभ गर्त, यानी कि इसका अर्थ है कि यहाँ रहने के फर्श पर ऐसा गर्त जिनमें स्तंभ यानी कि स्तंभ गाड़े गए हो, पिल्लर को स्तंभ कहा जाता है, उन पर छत बनाई गई हो, अर्थात आवास के लिए निर्मित झोपड़ियाँ। फ्लूटिंग, फ्लूटिंग एक टेक्निक है औजार बनाने की। बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। टेरीपुटा स्थल तमिलनाडु के मध्य पाषाणिक स्थलों को खोजने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ये भी आप लोगों को याद रखना है। थर्ड, फिर इसका प्रसार देखते हैं। मध्य पाषाण काल था ना, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था, नॉर्थ में, साउथ में, मतलब कि इसका टोटली हम देखेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था, कितने बड़े क्षेत्र पे था या फिर कितने छोटे क्षेत्र पे था, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसार क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में था लोसुआ, बागोर, तिलवाड़ा, सोजात, जाडन, कैनवास और धनेड़ी प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल है। ये है पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि राजस्थान के अंदर पड़ने वाले लेसुआ हो गया, बागोर हो गया, तिलवाड़ा, सोजात, जाडन, कैनवास, धनेड़ी प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल हैं। बागोर बनास की सहायक है, कोठारी नदी उस पर पड़ता है, उसके किनारे हैं। यहाँ से प्राप्त टीले हैं, उनको महासती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासती। BN मिश्रा ने यहाँ उत्खनन किया था बागोर में, यहीं से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। गुजरात में जो उत्खनन था वो किया था धीरज लाल संकालिया ने। यहाँ प्रमुख स्थलों में मिलते हैं अखाज, बलसाड़ा, हीरपुर और लंगनाज, ये प्रमुख स्थल है गुजरात के। लंगनाज है 14 मानव कंकाल और तांबे का एक चाकू मिला है। महाराष्ट्र में खंडेवली है, वो मध्य पाषाणिक स्थल है। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ है। गुजरात ये हो गया, राजस्थान यहाँ है। ठीक है, फिर हम दक्षिण हिस्से की बात करें तो दक्षिण भारतीय मध्य पाषाणिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता ये थी कि यहाँ इस क्षेत्र के जो उपकरण हैं उनका निर्माण था वो कौन से पत्थरों से किया जाता था? वो दूधिया रंग के क्वार्ट्ज पत्थरों का यूज मेनली किया जाता था यहाँ पे, मतलब कि प्रधान रूप से क्वार्ट्ज, दूधिया रंग के क्वार्ट्ज पत्थरों का यूज। प्रमुख स्थलों में पड़ते हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है नागार्जुनकोंडा, गिदलट, रेनीगुंटा और कनिकाटका में संगनगल्लू, जलहल्ली, सोरापुट, दो प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल हैं दक्षिणी क्षेत्र में। वहीं तमिलनाडु में टेरीपुरा स्थल है, एक मध्य पाषाण काल का ही ये माना जाता है। और केरल में भी मध्य पाषाण काल के उपकरण आपको मिलते हैं। वहीं पर मध्य क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश के जम्बूद्वीप, छोटोदी द्वीप, शिलाश्रय होशंगाबाद जिले में स्थित एक आदमगढ़ शिलाश्रय व भीमबेटका से मध्य पाषाण काल के उपकरण आपको मिलते हैं। जम्बूद्वीप और जोटोथी द्वीप होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय और भीमबेटका से मध्य पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। RV जोशी को आदमगढ़ से 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। कितने? 25,000। VS वानकर ने भीमबेटका से इस काल के उपकरण और अंत्येष्टि विधि यानी कि संस्कार विधि है उसका पता लगाया। ठीक है, मध्य पाषाण काल से मानव ने क्या क्या आविष्कार कर लिया था, क्या क्या विकास कर लिया था। इस काल तक आते आते मनुष्य ने औजारों को मतलब थोड़ा अच्छे से कुशलता अपना ली थी औजारों को बनाने में। माइक्रोलिथ्स यानी कि छोटे पत्थरों के औजार को विकास कर लिया था, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। कृषि की शुरुआत हो गई थी इस काल तक आते आते और पशुपालन का भी प्रारंभ हो गया था।
उपकरण अब अधिक परिष्कृत होने लगे थे। भाले और धनुष बाणों का निर्माण हो गया था। मत्स्य पालन करने लगे थे लोग। मछली पकड़ने के लिए उपकरणों का विकास हो गया था। पशुपालन या फिर पालतू जानवरों का आरंभिक घरेलूकरण, कुत्तों को पालतू बनाना इस काल तक मनुष्य ने सीख लिया था। कला के विकास, गुफा चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला और अन्य सजावटी कलाकृतियों का विकास करना इस काल तक मनुष्य ने सीख लिया था। नए आश्रय स्थल, बेहतर और स्थायी आश्रयों का निर्माण करना सीख गया था। आग और खाना बनाने में सुधार हुआ। इस काल की आग की खोज सबसे बड़ी विशेषता है मनुष्य की। और आग के नियंत्रित उपयोग में वृद्धि और खाना पकाने के तरीकों में भी सुधार हो गया था। सामाजिक संरचना में विकास, अधिक संगठित समाजों का निर्माण और जनजातीय संरचनाओं का विकास इस काल तक हुआ था। व्यापार और संचार सीमित पैमाने पर और बेहतर संचार प्रणाली का विकास, ये सारी चीज़ें मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य ने डेवलप कर ली थी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जब मध्य पाषाण काल हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट पीरियड आएगा नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल के बाद में आएगा ताम्रपाषाण काल, जिसको चैल्कोलिथिक एज भी बोला जाता है। और उसके बाद में आएगी सिंधु घाटी की सभ्यता। नवपाषाण काल में मानव जीवन में बहुत सी क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो भी उपकरण मिले हैं वो मुख्यतः खेती और बढ़ईगिरी से संबंधित है। भारत में जो भी पहला प्रागैतिहासिक उपकरण मिला है वो इसी काल का है। मैसूर के लिंगसुगुर में 1842 ईस्वी में मिला था। ली मैसूरी ने 1860 ईस्वी में इलाहाबाद में टोंस नदी के किनारे पोलिसदार सेल्ट प्राप्त किए। ये पहला नवपाषाण स्थल था। इलाहाबाद में टोंस नदी के किनारे पोलिसदार सेल्ट प्राप्त किया था, जो कि पहला नवपाषाण स्थल था। अब नवपाषाण काल की बात करें, भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत 4000 ईस्वी पूर्व से मानी जाती है। नवपाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है। बाद में गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति को अनुत्पादक संस्कृति कहा है। कांस्यकाल की सभ्यताओं के उदय तथा विकास के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि का निर्माण नवपाषाण काल की अर्थव्यवस्था ने ही किया है। इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाणिक क्रांति कहा। कृषि, पशुपालन व मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ने लोगों के जीवन में स्थायित्व लाया। जहाँ मानव पहले उपभोक्ता था, अब उत्पादक की भूमिका में आ गया। ठीक है। नवपाषाण काल में सुनिश्चित खाद्यान्न व्यवस्था ने जनसंख्या में वृद्धि लाई, लेकिन अभी भी उतना उत्पादन अधिशेष नहीं मिल पा रहा था कि इस काल के लोग किसी नगरीय क्रांति को जन्म दे पाते। वस्तुतः इनकी अर्थव्यवस्था निर्वाह ही बनी रही। ये पहाड़ी इलाकों से दूर जाकर बस्तियां नहीं बसा सकते थे, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से पत्थरों के औजारों पर भी निर्भर थे। ठीक है। नवपाषाण काल, इसका प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने किया था 1885 में। नवपाषाण काल से हमें किस किस चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं, किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ से हमें कृषि के, पशुपालन के, पत्थर के औजारों को घिसकर उन पर पॉलिश चढ़ाए जाने के, मिट्टी के बर्तन बनाने के, अनाज के उत्पादन के, एक स्थान पर जीवन बताना शुरू कर दिया था इंसान ने, ऐसे साक्ष्य हमें मिलते हैं। भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुई। मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व में बसना शुरू हो गया था। धर्म, समाज, रीति रिवाज, परंपराओं का विकास होना शुरू हो गया था। मृत्यु के बाद जीवन, पुनर्जन्म और आत्मा के देहांतरण में भी लोगों का विश्वास था। ऐसे में साक्ष्य मिलते हैं। पुनर्जन्म जैसे विश्वासों में नई अवधारणा का उदय हुआ। घोड़ों को पालने के हमें यहाँ कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। पशुपालन तो मध्यकाल पाषाण काल में ही शुरू हो चुका था और लोग वस्त्रों को पहनने लगे थे। वस्त्रों को रंगने की परंपरा भी नवपाषाण काल में शुरू हो गई थी।
आग का उपयोग नवपाषाण काल में शुरू हुआ। अंतिम दौर में तांबे के उपयोग के प्रमाण मिले हैं, इसे ताम्रकाल भी कहा गया है। भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकारी से इसके मनोरंजन, नृत्य ज्ञान और आखेट का पता चलता है कि ये लोग मनोरंजन कैसे करते थे, नृत्य के जरिए, गायन के जरिए और शिकार के जरिए। कोडे काल में हिरण की प्रजातियों और बारहसिंगा के अवशेष भी मिलते हैं। इसका एक स्थल है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से मिले अवशेषों के बारे में बात करें तो यहाँ से तांबे के साक्ष्य मिलते हैं। चाक पे तैयार मिट्टी के बर्तनों का प्रथम प्रमाण भी मेहरगढ़ से मिलता है। ठीक है। फर्श से सरकंडों की छाप, सिलवट्टा, आड़ी तिरछी निशान वाला कलछुल, ये भी हम मेहरगढ़ से मिलता है। फिर हड्डी के औजार, हाथ से बनी मिट्टी की मूर्ति, शवों के पैर के पास में बकरी के बच्चे, एक कब्र से तांबे का मनका, कब्र से फिरोजा और लाजवर्द, कब्र के सिर पर एक छेद वस्तुओं को डालने के लिए, जिसे हम पोर्ट होल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट होल। पोर्ट होल, ठीक है, एक छेद। फिर जो हंसिया, शंख के मनके, बर्मा के प्रयोग का प्रमाण, शिकार से पशुपालन, पशुपालन से खेती के संक्रमण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ से। छिलका विहीन धारा वाली जौ और गेहूं हमें यहाँ पे मिलती है। बेर व खजूर की गुठली, अंगीठी के पास में कपास के बीज, एक नई फसल है जई, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। दरवाजों में लकड़ी की चौखट, स्त्री की मिट्टी की मूर्ति में नई शैली, बर्तन पकाने की विशाल भट्टी। मेहरगढ़ में कब्रों को दफनाने के लिए से पहले लाल रंग से उनको रंगा जाता था। ये शायद जमीन की उर्वरा को बढ़ाने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये सारे साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। फिर है नेक्स्ट साइट किले गुल मोहम्मद, जो कि हन्नान नदी के किनारे पे पड़ता है। यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वो हम पालतू मवेशी, वन में रहने वाले गधे की हड्डी, अनाज यहाँ से कोई भी नहीं मिलता है, हंसिए के दांत, टोकरियों की छाप वाले हाथ से बने मिट्टी के बर्तन यहाँ पहली बार मिलते हैं। यहाँ पहली बार कच्ची बेग मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, हल्के पतले होते हैं, जो पकी कच्ची बेग में पाए गए थे। कटोरी और जार तस्तरी नुमा आकार के, पीले ज्यामिति डिजाइन और लाल रंग व काले रंग के होते थे। फिर अगली साइट है दम्ब सादात, जो कि किले गुल मोहम्मद के पास में ही पड़ता है। यहाँ से भी कच्ची बैग बर्तन प्राप्त हुए हैं। तंदूर मिलता है यहाँ से। क्वेंटा मिट्टी के बर्तन हल्के पीले रंग के होते हैं, जो वो मिलते हैं, जिन पे काला डिजाइन किया होता है। फैज मोहम्मद धूसर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। टेराकोटा के छोटे घरों के मॉडल, मोहर, झुनझुना यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। ये साक्ष्य हमें दम्ब सादात से मिलते हैं। फिर है मुंडी काक, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, अरगनाब नदी के किनारे। यहाँ पे उत्खनन करते हैं एम कमाल। यहाँ से फिर उनको साक्ष्य मिलते हैं। कोबड़ वाले बैल की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होती है। फिर है राणा गुंडई, जो कि ब्रिगेडियर रोक द्वारा राणा गुंडई की खुदाई की गई थी। यहाँ पर रिसर्च की थी फेयर सर्विस ने। घोड़े व गधे के जबड़े की 4 दांत यहाँ से साक्ष्य के रूप में मिलते हैं राणा गुंडई से। फिर अगला गुमला, जो कि डेरा इस्माइल खान जिले में पड़ता है। यहाँ से विशाल सामुदायिक चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं और स्त्री की मूर्ति मिलती है। और यहाँ मिट्टी के बर्तन तुर्कमेनिस्तान के बर्तनों के जैसे हैं, ठीक है, जो कि गुमला में मिले हैं। फिर आपको शेरी खान तरकाई देखने को मिलेगा, जहाँ पर पत्थर की नींव पर कच्चे घरों के साक्ष्य आपको मिलेंगे।
फिर सरायकोला जो कि पाकिस्तान पंजाब में पड़ता है। यहाँ पर हाथ से बने लाल व भूरे मिट्टी के बर्तन जिनके पद पर छटाई के निशान हैं। टेराकोटा के खिलौने मिलेंगे। छकड़ा का पहिया आपको देखने को मिलेगा। वही नाल है एक जगह जहाँ जो बलूचिस्तान में पड़ती हैं। यहाँ एक बच्चे को कच्ची ईंटों वाले कब्र में दफनाया गया है। कौन से? कच्ची ईंटों वाले। फिर इसके साथ में स्फटिक की माला मिली है। बहुरंगी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। पत्थर की गेंद मिली है। चांदी का पत्थर मिलता है। तांबा, निकेल व शीशा मिलाकर एक आरी के आपको साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। कुल्ली, कुल्ली में पत्थर के कमरे मिलते हैं। हड्डियों की चूड़ी, अति सजे मिट्टी के बर्तन, लंबा शरीर व बड़ी गोल आंखों वाले बैल की प्रतिमा यहाँ से आपको प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर विंध्याचल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पड़ता है एक स्थल है कोल्डिवा। क्या है? कोल्डिवा, जो कि बेलन नदी घाटी के किनारे पड़ता है। उत्तर प्रदेश के होशाबाद जिले में स्थित है। यहाँ नवपाषाण काल से लौह युग तक के अवशेष यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नवपाषाण काल में चावल, जली हुई धान की बालियां मिली हैं कोल्डिवा से। नवपाषाण काल की लोग चावल की जंगली व कृत्रिम दोनों प्रजातियां, ठीक है, जंगली और कृत्रिम दोनों प्रजातियां से परिचित थे कोल्डिवा के लोग। फलक, ब्लेड पाषाण, सिलोटी, चक्की, चारट, पॉलिश्ड पाषाण, हड्डी के औजार यहाँ से मिले हैं। और मिट्टी के बर्तन थे जो हाथ से बने होते थे, जो कि 3 प्रकार के हैं, लाल, काले और सादे रंग के, ठीक है। और चटाई के निशान वाले जो गहरी कटोरी है वो बड़ा मर्तबा, ये भी यहाँ से मिलते हैं। फिर आ जाएगा एक अन्य स्थल है महागढ़ा, जो कि वो बेलन नदी के किनारे पड़ता है। 20 झोपड़ियों के फर्श व खंभे मिलते हैं। झोपड़ियाँ सरकंडे की बनी हुई थी। नवपाषाण के औजार में मूसल और चक्की, सेल्ट फलक, गुलेल की गोली फर्श पर मिलती है यहाँ, ठीक है जी। एक गौशाला मिली है। मिट्टी के बर्तन में पशु, टेराकोटा के मनके, हड्डी से बना तीर का नोक और एक हड्डी मिलती है। पशुओं की हड्डियों में भेड़, जंगली सुअर, हिरन, बकरी और घोड़ा, ये यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ की मिट्टी के बर्तनों पर धान की बालियों की छाप अंकित है। खेती, पशुपालन और शिकार तीनों के यहाँ महागढ़ा से प्रमाण मिलते हैं। फिर एक अन्य स्थल है कुंजुन। ये हम जो नवपाषाण काल है ना, नवपाषाण काल में मतलब कि कौन कौन से स्थल से, उन सब के बारे में हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आगे आगे देख रहे हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो ना तो थोड़ा सा अलर्ट रहना कि कौन कौन से वो स्थल हैं। यानी कि जैसे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ये पड़ेगा कोल्डिवा, मेहरगढ़, बुरजहोम, चिरांद, ये सारे हैं ना स्थल हैं ये जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोई भी स्थल कहीं भी हो सकता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ठीक है ना। और 3 काल होते हैं जो हमने पढ़े हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक, जो कि हम पढ़ रहे हैं नवपाषाण काल। तो पूरे इंडिया में तीनों टाइम चलेंगे ना। पहले पैलियोलिथिक चलेगा, पैलियोलिथिक के स्थल मिलेंगे, फिर मेसोलिथिक के यानी कि मध्यपाषाण काल के मिलेंगे, फिर तीसरे काल में नवपाषाण काल के मिलेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो नवपाषाण काल चल रहा है तो पूरे इंडिया में ही आया होगा नवपाषाण काल का टाइम, तब उसके स्थलों को हम देख रहे हैं और कहाँ कहाँ प्रसार हुआ था इंडिया के बाहर और इंडिया में, इनको हम देख रहे हैं, ठीक है। कुंजुन पड़ता है सोन घाटी में, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर हमको मिलते हैं जंगली उगाए गए धान के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर पत्थर के औजारों की फैक्ट्री भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर बहुत से स्थानों पर पत्थर को गर्म करने की व्यवस्था पाई गई है।
इसलिए कि फलक बनाने व रंग चढ़ाने में सुविधा हो गर्म करने के बाद में। फिर एक अन्य स्थल आता है लहुरा देव, जो कि यूपी में पड़ता है, संत कबीर नगर जिले में। 3 दिशाओं से झीलों से घिरा हुआ है, एक टीला मिलता है यहाँ पे। नवपाषाण काल के यहाँ पर 5 स्तर मिलते हैं लहुरा देव में। रस्सी की छाप वाले लाल व काले मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। हस्त निर्मित व चाक निर्मित दोनों मिलते हैं यहाँ पे। धान व जंगली घास मिलती है। और बर्तनों के ठीकरों में धान की फंसी हुई भूसी मिलती है। गियाक जो कि 4000 ईस्वी पूर्व है, कियारी 1000 ईस्वी पूर्व के अन्य नवपाषाण स्थल है, लाखों के पास में, लद्दाख के पास में मिले हैं। हाटन मैदान जो कि श्रीलंका में है, एक और स्थल है नवपाषाण काल का ही। यहाँ पुष्प पराग अनुसंधान से 17,500 वर्ष पहले अनाज की पैदावार और झूम की खेती के संकेत मिलते हैं। 13,000 साल पहले यहाँ ओट और जोजई की खेती के साक्ष्य मिले हैं। फिर उत्तर प्रदेश का ही एक अन्य स्थल है सुहागी घाट। यहाँ हम कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है ये। यहाँ से विश्व का पहला चट्टान पे बना हुआ चित्र मिलता है इस तरह का। और ऐसी इसे A.S. कार्लाइल ने खोजा था 1867 और 68 के आसपास। V.S. वानकर ने भीमबेटका की खोज की थी। लोखा मेला पड़ता है उड़ीसा में। यहाँ 12 गुफा निवास पड़ता है जिसमें मानव ने चित्र बनाए हैं। इनमें से एक में मध्यपाषाण से नवपाषाण तक के मानव विकास के प्रमाण मिलते हैं। केरल के गुफा चित्र मिलते हैं, लेकिन यह सूक्ष्म पाषाण काल के उपकरण के अभाव में काल निर्धारण नहीं हो पाया है। विश्व में खेती वाले गांव 8000 BC से शुरू हुए थे। वी गोडल चैनल ने शब्द दिया है नवपाषाण क्रांति इसके लिए। ठीक है, जो हाकरा विद्यमान स्थल हैं उनके बारे में और देख लेते हैं कि जब बहावलपुर के चोलिस्तान रेगिस्तान घग्गर हाकरा नदी के किनारे अनेक गांव पाए गए हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों के टूटे हिस्सों को मिट्टी के लेप से चिपकाया गया है। मोटे और महीन बर्तनों पर बहुत सी रेखाएं हैं। जिस स्थल पर पाए गए हैं उन्हें हाकरा विद्यमान स्थल कहते हैं। M.R. मुगल ने इन पर शोध किया है और इनका समय 4000 ईस्वी पूर्व बताया है। ये कुछ शिल्प केंद्र भी थे। इनमें माइक्रोलिथ, मवेशी की सिलवट्टा, टेरिकोटा, शंख, मिट्टी की मूर्तियाँ, उनके टुकड़े मिले हैं। बनावली से तांबे के टुकड़े और 32 मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। इन बर्तनों की प्राप्ति पाकिस्तान के पंजाब के जलीलपुर से भी हुई है। जलीलपुर ठीक है, जलीलपुर भी एक हाकरा विद्यमान स्थल है। यहाँ पर सोना व मूंगा के कीमती पत्थर व हड्डियों की सुई और चर्ट ब्लेड के मन के मिलते हैं। सोना मिलता है, मूंगा मिलता है। मछली जाल को डुबाने के लिए टेराकोटा की मलाही। और यहाँ से लोगों का मुख्य भोजन मछली ही रहा होगा, क्योंकि ये लोग मछलियों का शिकार करते थे। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये मछलियों का भोजन के रूप में स्वीकार करते होंगे। भेड़ के अवशेष मिलते हैं। बकरी, हड़प्पा में भी हाकरा विद्यमान स्थल मिलते हैं, जिनका समय है 35,000 से 28,000 ईस्वी पूर्व के आसपास। इनमें बर्तन पकाने से पहले और बाद में निशान लगाए गए हैं, जो हड़प्पा लिपि की शुरुआत मानी जाती है। फिर है कुनाल। ये भी एक हाकरा विद्यमान स्थल है जो कि हिसार हरियाणा में पड़ता है। इसके मिट्टी के बर्तनों पर पीपल का बहुत सारा पत्ता और बहुत मुड़े सींग वाला बैल बना हुआ है। मुड़े सींग वाला बैल। अन्य प्राप्तियों में तांबे के साक्ष्य मिलते हैं। चैलसेडी से बने औजार, तीर के नोक का मछली मारने वाला कांटा भी यहाँ से मिलता है। यहाँ से कोई रेडियो कार्बन तिथि हमें नहीं मिली है। ठीक है, स्तंभ गर्त के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। फिर भिरना
देखोगे आप, जो कि हरियाणा के ही फतेहाबाद में पड़ता है। खाकरा मृदवण संस्कृति से जुड़ा हुआ था बिरना। कम गहराई वाले गर्तावास में निवास के प्रमाण यहाँ देखने को मिलते हैं। बलि देने, कूड़ा फेंकने और शिल्प कार्य के लिए भी गड्ढे बनाए गए हैं यहाँ पे। यहाँ खाकरा मृदमांड के अलावा बहुत से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो कि बलुआ पत्थर व चक्की का मूसल भी यहाँ मिला है। फिर 3 से 2000 ईस्वी पूर्व के स्थल को देखें तो ये काल ग्रामीण सभ्यता के विस्तार का काल है। यहाँ प्लेस्टोसीन काल में कश्मीर की चांदी की एक विशाल झील और झील के तली के अवशेषों को नरेखा कहते हैं। एक बुर्ज होम भी है अन्य स्थल है। यह स्थान डल झील से 2 किलोमीटर की दूरी पर है सिर्फ। बुर्ज होम का अर्थ है भोज का स्थान। नवपाषाण काल में यहाँ भोज के वृक्ष पाए जाते थे, इसलिए ये नाम पड़ा होगा। बुर्ज होम में 4 स्तरों का विन्यास प्राप्त हुआ है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड नवपाषाण काल के हैं, थर्ड महापाषाण काल का और फोर्थ ऐतिहासिक काल का। ठीक है। यहाँ कोई कब्र नहीं मिलती है। इस काल के लोग गड्ढों से निकलकर मैदानों में रहने लगे, काल दो गए। कब्रों में हड्डियों को लाल रंग से रंग कर रखा जाता था। कुछ दफनाए गए शवों को गले में मनके पाए गए हैं। काल दो में शवों के साथ पालतू जानवर भी दफनाए जाने लग गए थे। एक कब्र से 5 कुत्ते और कुछ मृगों को दफनाया गया है। बुर्ज होम का जो समय है वो 2920 ईस्वी पूर्व का है। इसके अध्ययन करता है बी के थापर। डी टेरा और पीटरसन ने इसकी खोज की है। लोग यहाँ गर्तावास में रहते थे। गड्ढे में मिट्टी व पत्थर के चूल्हे भी मिले हैं। यहाँ से एक विकसित हड्डियों व औजार बनाने वाले उद्योग भी मिलते हैं। प्रमुख औजार यहाँ पाए गए हैं वो है नोक, बर्छी, सुआ, माले की नोक, छटा और छिलने वाला कुछ औजार मिलता है। फिर हम देखते हैं बारहसिंगा से भी औजार बनाए जाते थे। शिकार व मछली पर यहाँ के लोग जीते थे। दूसरी अवस्था में मिट्टी के ईंटों के घरों में रहने लगे थे लोग। कब्र में इंसान के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। तांबे के बाण के प्रमाण मिलते हैं। पत्थर के छल्लों का प्रयोग गद्दा के रूप में किया जाता था। इस काल 2 में 2 शैल चित्र मिले हैं, जिसमें भाले और तीर से हिरण के शिकार के आपको अंकन देखने को मिल जाते हैं उन पे। काल 2 में चाकू पे बनाया घड़ा मिलता है, जिसमें कार्नेलियन और अगेट के 940 मनके मिलते हैं घड़े में। एक घड़े पर सींग वाले देवता का चित्र बना हुआ है। इससे इनके सिंधु क्षेत्र के लोगों से संपर्क का पता चलता है। फिर देखेंगे तो हम ये पड़ता है श्रीनगर के पास में बुर्ज होम, जहाँ से नवपाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के प्रमाण मिलते हैं। गड्ढों के आवास के प्रमाण हमें मिले। अन्य प्राप्तियों में पोलिश किए गए पत्थर के हथियार, चक्की, हिमालयन आइबेकस, गेहूं और दाल, ये जो है। लोग शिकार पर जीवित थे, लेकिन कुछ पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा था। यहाँ से मटर के साक्ष्य भी मिलते हैं। बड़े पैमाने पर चारकोल और जली लकड़ियाँ के अग्निकांड की ओर इशारा करती हैं। ठीक है। टेराकोटा और पत्थर की तगली से अनुमान है कि ऊनी वस्त्रों का निर्माण भी शुरू हो गया था। तांबे का हेयरपिन भी यहीं से मिलता है। ठीक है। फिर हम बात करें राजस्थान के नवपाषाण काल के स्थल, जो कि 3000 ईस्वी पूर्व से ही प्रारंभ हो गए थे। यहाँ पर तांबे का प्रयोग सबसे पहले इस संस्कृति के पहले स्थल हैं गणेश्वर और जोधपुरा। गणेश्वरा से हड़प्पा जैसे मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। जोधपुरा में पहली बार गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं जोधपुरा से। यहाँ यह लोग गोलाकार झोपड़ियों में रहते थे। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति में ऐसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे जो सबसे अलग होते थे। इनका रंग नारंगी और लाल होता था। इन पर डिजाइन होते थे और एक तस्तरी मिली होती थी, जिनमें पाया है ये सभी बर्तन 3309 ईस्वी पूर्व के हैं। इनकी विशेषता है कि ये काले व लाल मिट्टी के बर्तन थे।
इनके बर्तनों पर रेखीय व बूंदों वाले डिजाइन बने होते थे। ये मिट्टी के घरों पर आधार पत्थरों से बनाया जाता था। घरों की छत ढलाव वाली होती थी। कई मुख वाले चूल्हे प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सबसे पुराना साक्ष्य भी यहीं से पाए जाने की संभावना है। यहाँ लोहे के उपयोग शुरू होने के प्रमाण मिलते हैं। गिलोंड भी आहार संस्कृति का ही एक आहार संस्कृति का भी अंग है। बालाथल आहार संस्कृति का एक अन्य अंग है। बालाथल से अनेक शैलियों के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तांबे का अनेक औजार मिला है। पत्थर की चक्की और सिलवट्टा हथौड़ा यहीं से मिलते हैं। बहुमूल्य पत्थरों के बने हुए गले का हार, जिसमें टेराकोटा, मेलखई, कार्नेलियन, शैलखड़ी, कार्नेलियन, फेयर, अगेट, जेस्पर, ये सारी चीज़ों के साक्ष्य में यहाँ से मिलते हैं। अनाज को पत्थर के पर पीछे जाने व तवे रोटी सेके जाने के प्रमाण मिलते हैं। यू आकार के चूल्हे भी हमें यहीं से मिलते हैं। फिर मालवा क्षेत्र में बात करें तो कायथा एक स्थल है। यहाँ से विशिष्ट प्रकार के बर्तन मिलते हैं। लोग कछुए खाते थे, ऐसे साक्ष्य हमें यहाँ पे मिले हैं। अनाज नहीं मिलता है यहाँ पे हमें, लेकिन तांबा यहाँ खूब मिला है। फिर गदा, शीर्ष व पत्थर के छल्लों के साक्ष्य मिलते हैं। तांबे की कुल्हाड़ी के भी साक्ष्य मिलते हैं। फिर दक्कन में बात करें तो एक स्थल है सावलदा। यहाँ सबसे पुरानी खेती पर आधारित है संस्कृति और तापी घाटी में स्थित है। यहाँ से हमें सावलदा स्थल देखने को मिलता है। इसे सावलदा संस्कृति भी कहते हैं। इस संस्कृति की पहचान चाक पर बने चॉकलेट रंग के मिट्टी के बर्तनों से की जाती है। इन बर्तनों की विशेषता है कि इसमें मोटे लेपर डिजाइन बनाए गए हैं। कायथे में सावलदा संस्कृति का दूसरा केंद्र है। मूंग, बाजरा, चना उगाए जाने के यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। फिर एक अन्य स्थल है दायमाबाद। ये गोदावरी नदी की सहायक नदी, एक प्रवर नदी, उसके तट पर स्थित है। यहाँ पर आपको आंगन वाले घर देखने को मिलेंगे। अगेट पत्थर से बनी एक लिंग के आकार की वस्तु वो यहाँ पर मिलती है। फिर एक सोगढ़ हमने पीछे भी पढ़ा है, मध्य गंगा मैदान में पड़ता है। नवपाषाण काल से नव युग तक के 6 सांस्कृतिक स्तर यहाँ से मिले हैं। यह सरयू व गंगा के संगम पे स्थित है। क्वार्टजाइट, बसाल्ट व ग्रेनाइट की कुल्हाड़ी बनाई जाती थी, ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं। लाल व गहरे रंग के मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। हड्डियों के आभूषण और कंघी के साक्ष्य मिलते हैं। कछुए की हड्डी व हाथी दांत की चूड़ियाँ पाए जाने के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। तांबा यहाँ हमें नहीं मिलता। तंबाकू पीने की एक नली जो कि इस प्रकार की, ये देख रहे हैं ना, ऐसी नली हमें मिलती है। फिर एक अन्य स्थल है सेनुआर। यह सासाराम के पास में है, कुदरा नदी के किनारे। घोंगे और शंख खाए जाने के भोजन के रूप में ऐसे प्रमाण मिलते हैं। 19 तांबे की वस्तुएं और शीशे की टूटी सलाखा यहाँ से मिलती हैं, सेनुआर से। फिर दक्षिण भारत में राख के बहुत से टीले पाए गए हैं, जिनका उत्खनन शुरू में टीजी न्यूबोल्ट ने दक्षिण भारत के किसी स्थल से तांबा गलाने का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है। वोटगल एक अन्य स्थल है। अनाज का संग्रह करने के लिए यहाँ पर गड्ढों का प्रयोग किया जाता है। सुपारी व कसेली के 2 कार्बनिकृत बीज मिलते हैं। दक्षिण एशिया में यह सुपारी व कसेली का सबसे पुराना प्रमाण मिलता है वाटगल से। यहाँ से तांबा, कांसा व लोहा तीनों के साक्ष्य हमें वाटगल से मिलते हैं। फिर आ जाता है अन्य स्थल बुधियाल। बुधियाल से पत्थर के औजार बनाकर उन पर पॉलिश की जाती थी। चर्ट से बने पत्थर के औजार यहाँ मिलते हैं। यहाँ एक सामुदायिक बूचड़खाना मिलता है, जहाँ मांस का ढेर सारी मात्रा में काट कर उसे समुदाय में बांटा जाता था। ये हमें साक्ष्य मिलते हैं बुधियाल से। गड्ढों या घरों में दफनाए गए हैं 10 शिशुओं के शव मिलते हैं बुधियाल से। फिर टेकला कोटला से सोने की बालियाँ मिलती हैं साक्ष्य के रूप में। शंख व इससे बने समान वाटगल से मिले हैं। कोलार जो कि कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ से सोना हड़प्पा में मंगाया जाता था। विश्व ने नवपाषाण काल की शुरुआत मानी है 9000 ईस्वी पूर्व।
भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत मानी गई है 4000 ईस्वी पूर्व, और गोल्डन चाइल्ड ने इसे अन्न उत्पादक संस्कृति भी कहा है। नवपाषाण हमने मेहरगढ़ हमने पढ़ लिया। तो अब जो नवपाषाण काल था उसकी जो विशेष विशेष बातें थी वो देख लो एक बार। नवपाषाण काल से ही पत्थरों पर पॉलिश किया जाने लगा। 1842 में कर्नाटक के मैसूर के लिंग सुगुर से नवपाषाण काल के उपकरण मिले हैं। ब्रह्मगिरी में चमकीली पाषाण की कुल्हाड़ी बनाई जाती थी, ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं। फिर कोच्चि के मैदान को रोटी की टोकरी कहते थे। मानव ने इस काल में पहला अनाज जौ का उपयोग किया था। नवपाषाण काल में बुरझोम से गंडासे के साक्ष्य मिलते हैं। गुफकराल से सिलाई के साक्ष्य और तांबे की सुई मिलती हैं। कोल्डिवा से धान की खेती के प्रमाण, धान की उराई जीवा स्थाईवा, ये धान की उराई जीवा स्थाईवा के समय ये मिलती हैं। डोटी छाप वाले मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। नवपाषाण काल को एक क्रांति का काल माना जाता था क्योंकि इसमें खेती, बर्तन, पशुपालन शुरू हुआ था। ठीक है, खेती, बर्तन और पशुपालन का उपयोग शुरू हुआ था। इसे गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति भी कहा है। क्या कहा है? नवपाषाण क्रांति। तो हमने इस वीडियो में एक बार में टू द पॉइंट चीजें समझी। क्या क्या? कल की वीडियो में हमने पुरापाषाण काल देखा था। इसके हमने 3 पार्ट देखे थे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, इनके भी हमने क्या देखा था? प्रसार, साक्ष्य, खोजकर्ता, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और आज भी हमने यही देखा था कि ये भारत में ठीक है कि पुरापाषाण काल का हमने देखा। फिर हमने आज देखा है मध्यपाषाण काल का। तो मध्यपाषाण काल उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कहाँ कहाँ क्या क्या विस्तार था, वैसे ही नवपाषाण काल का। ठीक है, तीनों काल में भारत में कब कब किस किस समय पर क्या क्या प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, कौन कौन से स्थल थे, क्या क्या साक्ष्य पाए गए, इन चीज़ों के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें आपको मेनली देखो क्या देखना है, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यही होती है, स्टोन एज में ही ज़्यादा दिक्कत होती है पाषाण काल में, जिसके तीनों पार्ट्स में। और यहाँ हमें क्या पढ़ना होता है? देखो यहाँ आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि पार्ट समझ लो, पाषाण काल में कितने पार्ट्स हैं। जैसे जैसे इनको समझ जाओगे तो धीरे धीरे आपको समझ आएंगी कि पूरे भारत में पूरा पाषाण काल में इसके स्थल कौन कौन से थे। स्थल याद रखने, इसके स्थल। मध्य पाषाण काल में इसके स्थल पूरे भारत में कहाँ कहाँ थे, नवपाषाण काल में पूरे भारत में स्थल कहाँ कहाँ थे। ठीक है, उसके बाद में साक्ष्य, कहाँ से क्या क्या मिला है। कोई भी इधर देख लो, लहुरा देव है तो लहुरा देव से क्या क्या साक्ष्य मिली, और लहुरा देव जो है स्थल है वो कौन से टाइम एज का मतलब कि प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, या वो मध्य पाषाण काल से रिलेट करता है या नवपाषाण काल से रिलेट करता है, पुरापाषाण काल से, कौन से काल से वो रिलेट करता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी स्थल के बारे में, वहाँ से क्या क्या मिला है ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कहाँ वो लोकेट करता है, किस नदी के किनारे करता है। उत्तर से दक्षिण में अगर देखिए तो वो 4 कुछ मतलब कि साइटों को याद रखना। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में इनको सीक्वेंस में लगाओ, या फिर इनको दक्षिण से उत्तर के क्रम में बताओ, पश्चिम से पूर्व बताओ या पूर्व से पश्चिम बताओ। कुछ 5-7 साइट याद कर लेना कि भाई आपको क्रोनोलॉजी पता चल जाए उनकी। ठीक है, बस और कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। नवपाषाण काल तक आज हमने पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चालकोलिथिक एज। लिथिक एज यानी कि ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ठीक है। इस नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करने की पूरी, मतलब इस टॉपिक को कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करो यार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।